अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आयशा नूर और आप सबको वेलकम बैक कहती हूँ अपने उर्दू नॉवेल्स रीडिंग चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं नॉवल दश्ते ज़ुल्मत में। लेकिन आज के एपिसोड शुरू करने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को करें सब्सक्राइब और इस वीडियो को करें लाइक ताकि आपको फ्यूचर में भी मेरी वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज की एपिसोड ऑफ दश्ते ज़ुल्मत में। सर्जन मुर्तज़ा आपको अपने कमरे में बुला रहे हैं। वो ऑडिटोरियम से निकलकर कॉरिडोर की सिमत जा रही थी जब वार्ड बॉय ने उसे पैगाम दिया। उसकी आज सारे दिन में कोई शिफ्ट नहीं थी, इसलिए उसे इस कॉल पर हैरत के साथ साथ तशवीश भी हुई। वो गुज़िश्ता एक हफ्ते की तमाम शिफ्ट्स को जहन में दोहराती और कयास आराइयाँ करती सर्जन मुर्तज़ा के कमरे की सिमत चल दी। उसने किस मरीज़ को किस तरह डील किया था और उसने क्या गलतियाँ की थीं, याद करने पर भी उसे कोई काबिल गिरफ्त बात याद नहीं आई। वो दिल ही दिल में दुआ करती सर्जन मुर्तज़ा के कमरे में दाखिल हुई। या सर्जन, आपने मुझे बुलाया था? उसके अंदाज में उजलत और तशवीश ने सर्जन मुर्तज़ा को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। आओ बैठो मरियम, जल्दी में हो क्या? मुझे तुमसे तफसीली बात करनी है। वो अपना सुनहरी चश्मा आंखों से उतारते हुए बोले। मरियम अभी शशो पंच में थी कि सर्जन मुर्तज़ा फिर बोले, तुम अगर जल्दी में हो तो मैं फिर बात कर लूँगा। आज मैं सारा दिन वार्ड में हूँ। टेक्सास से जो डॉक्टर्स की टीम आई है जिसने फ्री डायबिटिक कैंप लगाया हुआ है, मैं उनकी मेज़बानी कर रहा हूँ। अगर तुम अभी मसरूफ़ हो तो घंटा बाद आ जाना। नहीं सर्जन, इट्स ओके, आप अभी बात कर लीजिए। उनके लहजे ने उसे किसी कदर मुतमईन कर दिया। अच्छा तुम बैठो तो सही। उन्होंने कुर्सी की सिमत इशारा किया। वो खामोशी से बैठकर उनकी जानिब देखने लगी। लाइट ग्रीन शर्ट उनके सरापे को बेहद वकार बख्श रही थी। उन्होंने अपने सामने पड़े कागजात को तरतीब से रखकर चश्मा दोबारा से आंखों पर टिका लिया। उनकी कनपटियों पर चंद एक सफ़ेद बाल नमूदार हो रहे थे और उनके वकार में मजीद इजाफा कर रहे थे। दरअसल बात यह है कि मेरे एक दोस्त का बेटा एक्सीडेंट में काफ़ी ज़ख्मी हो गया था। काफ़ी फ्रैक्चर थे। यहीं किसी एक रूम में कुछ दिन एडमिट रहा था। मेरा ख्याल है तुम्हारी भी एक दिन ड्यूटी रही थी उस रूम में। आजकल वो बेड रेस्ट ले रहा है। उसे एक मेडिकल केयर टेकर की ज़रूरत है। वो रुक रुक कर बात कर रहे थे और साथ ही साथ मरीम के चेहरे के तासुरात का जायज़ा भी ले रहे थे। मरीम यकीनन उनकी नामुकम्मल बात का कोई रुख समझ नहीं पाई थी। दरअसल मेरा वो दोस्त एक मारूफ और मसरूफ सियासी रुकन है। उसकी बीवी भी एक सामाजिक कारकुन की हैसियत से जानी पहचानी जाती है। दोनों मियाँ बीवी ज़्यादा वक्त घर से बाहर होते हैं। बच्चे की मुनासिब देखभाल करने वाला कोई नहीं है। उन लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि मैं एक नर्स का बंदोबस्त कर दूँ। उन्होंने फिर तवक्कुफ़ किया और अब की बार मरियम ने इस तवक्कुफ़ का भरपूर फ़ायदा उठाया। इनफैक्ट मैं तुम्हें जॉब ऑफ़र कर रहा हूँ। रात 9 से सुबह 9 बजे तक की ड्यूटी होगी। तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होगी। मेरे भरोसे के लोग हैं। तुम्हें काफ़ी हैंडसम सैलरी पैकेज मिलेगा और इजाज़त तुम्हें मैं दिलवा दूंगा। उन्होंने अब की बार काफ़ी वजाहत की थी, मगर मरियम को उनकी बात पसंद नहीं आई। मैं पैसे की खातिर इस फील्ड में नहीं आई सर्जन। वो लहजे को बमुश्किल नॉर्मल रखते हुए बोली। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं जानता हूँ तुम एक अच्छी रोशन ख्याल फैमिली से ताल्लुक़ रखती हो। पैसा तुम्हारा मसला नहीं, इसलिए तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंपना चाह रहा था। तुम बहुत ड्यूटीफुल हो और तुम ये जिम्मेदारी बखूबी निभा सकती हो। मरियम को न जाने क्यों उनके लहजे में अजीब सा इसरार महसूस हुआ। सर, आप नेगत को क्यों नहीं कहते? वो मुझसे ज़्यादा जिम्मेदार और ज़्यादा ड्यूटीफुल है। और सबसे बढ़कर वो मुझसे बहुत सीनियर है और उसका तजुर्बा मुझसे ज़्यादा है। उसे इस किस्म की ड्यूटीज़ वैसे भी पसंद हैं। मरियम ने नरमी से कहा। वाज़ेह इनकार करके वो सर्जन मुर्तज़ा को भी नाराज़ नहीं कर सकती थी। नेगत को तो बहुत कुछ पसंद है, मगर मेरे दोस्त को तुम पसंद आई हो। सर्जन मुर्तज़ा उसके चेहरे की तरफ देखते हुए न जाने किस ख्याल के तहत बोलते चले गए। मरियम ने चौंक कर उन्हें देखा। क्या मतलब? अब की बार वो अपने लहजे को सख्त होने से बचा न सकी। दरअसल बच्चा बहुत ज़िद्दी है। वो अपनी माँ के अलावा कम ही किसी के हाथ से कुछ लेकर खाने पीने पे तैयार होता है। इसलिए उन लोगों की डिमांड थी कि किसी क्यूट नर्स का बंदोबस्त किया जाए ताकि उससे बच्चे की दोस्ती भी हो जाए और तीमारदारी भी होती रहे। आजकल के बच्चों को तो तुम जानती ही हो, कम सूरत चीज़ें से पढ़ने पर राज़ी नहीं होते, खजा के कुछ खाने पीने पर तैयार होना। इसीलिए मैंने तुम्हें अप्रोच किया है ताकि ये परेशानी ख़त्म हो सके। सर्जन मुर्तज़ा इतना कहकर खामोश हो गए, मगर मरियम देर तक ना बोल सकी। देखो, मेरी बात का गलत मतलब मत निकालो। मैं तुम्हें गुज़िश्ता 1 डेढ़ साल से इस अस्पताल में देख रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें काम करने की, आगे बढ़ने की लगन है, बस इसीलिए। उन्होंने बहुत रसानियत से कहा। उनकी बात में और उनके अंदाज में कुछ तो ऐसा था कि मरीम गुस्सा करने के बजाय उनकी बात पर गौर करने लगी।
وہ کوئی متبادل نام سوچ رہی تھی جو اپنے بجائے سرجن مرتضیٰ کے سامنے پیش کر سکے۔ اسے ایک دم لیزا کا خیال آیا، جو چند دن پہلے اسے بتا رہی تھی کہ وہ کسی پارٹ ٹائم جاب کی تلاش میں ہے۔ لیزا کے علاوہ سلویا اور ساجدہ بھی، اور پھر سب سے بڑھ کر تزئین بھی ضرورت مند لڑکیوں کی فہرست میں آتی تھی، اور اکثر اس کے پاس بیٹھ کر اپنی اپنی ضرورتوں کا رونا روتی رہتی تھی۔ آپ لیزا سے بات کیجیے سر، یا پھر ساجدہ یا تزئین وغیرہ سے، وہ بھی میری طرح بہت ڈیوٹیفل ہیں، خاص کر تزئین۔ وہ ہم سب میں سب سے زیادہ اچھی ہے، بلکہ وارڈ میں ایک وہی لڑکی ہوتی ہے جو بچوں کو بہترین طریقے سے ہینڈل کرتی ہے۔ اس نے اپنی 2 3 کلاس فیلوز کا نام لیا۔ تم اپنی بات کرنے کے بجائے دوسروں کی بات کیوں کر رہی ہو؟ سرجن مرتضیٰ گویا زج ہو کر بولے۔ ہم دوسروں کی بات کرنے کے بجائے میری ہی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے بھی دو بدو جواب دیا۔ سرجن مرتضیٰ کے انداز نے اسے جرأت سے بات کرنے کا حوصلہ دیا تھا۔ سرجن مرتضیٰ ایک دم ہنس دیے۔ مریم کو سنجیدہ صورتحال میں اس قسم کے کہے کی امید نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، وہ اس کے چہرے پر مکمل ارتکاز کرتے ہوئے بولے۔ انہوں نے چشمہ ایک بار پھر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ تم اچھی لڑکی ہو، اس لیے میں نے تم سے بات کی، ورنہ یہاں لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ بہت سی ایسی لڑکیاں ہیں جو میرے ایک بار کہنے پر فوراً تیار ہو جائیں گی۔ مریم خاموشی سے بیٹھی رہی۔ ان کی اس بات کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، جبکہ سرجن مرتضیٰ مسلسل اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ اب میں جاؤں؟ اس نے ان کے اس طرح سے دیکھنے پر مدھم سی آواز میں اجازت طلب کی۔ سرجن نے ایک بار پھر ہلکا سا کہکہا لگایا۔ تم واقعی معصوم ہو یا صرف پوز کرتی ہو؟ وہ میز پر قدرے جھک کر بولے۔ مریم نے حیرانی سے ان کی شکل دیکھی۔ وہ نہ جانے اس کے ساتھ پہیلیاں بوجھنے والا یہ کھیل کیوں کھیل رہے تھے۔ ارے بابا، میں تم سے مذاق کر رہا تھا، صرف تمہیں جانچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم اتنی اچھی لڑکی ہو جتنا کہ میں نے سوچا تھا۔ دراصل مجھے تمہیں یہ پیپرز دینے تھے۔ انہوں نے کچھ پیپرز اس کے سامنے رکھے۔ سری لنکا میں پیرامیڈیکل سٹاف کی بنیادی انفراسٹرکچر کے لیے ایک 15 روز کورس ہو رہا ہے۔ سارے جنوبی ایشیا سے لوگ آ رہے ہیں، ہمارے یہاں سے بھی چند منتخب لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے۔ مبارک ہو، تمہارا نام بھی ان لوگوں میں شامل ہے۔ انہوں نے وہ بات بتا دی جس کے لیے انہوں نے مریم کو بلایا تھا۔ مریم نے اپنی سینئر سے ایسے کورسز کے بارے میں سن رکھا تھا، اور وہ ان کورسز کی اہمیت و افادیت سے بخوبی واقف تھی۔ مجھے میرا مطلب، میں تو ابھی اسٹوڈنٹ نرس ہوں، میرا سلیکشن کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بے پناہ خوشی پر قابو پا کر بولی۔ تمہارا گزشتہ ریکارڈ بہت شاندار ہے مریم۔ اس کے علاوہ گزشتہ 1.5 سال سے تم بہت ریگولر ہو، بہت ذمہ دار اور فرض شناس ہو، اس لیے تمہیں چنا گیا ہے۔ وہ ریوالونگ چیئر کی پشت سے کمر ٹکائے اس کی خوشی سے سرخ پڑتے چہرے کو مسکراتے ہوئے بغور دیکھ رہے تھے۔ مریم کچھ کہنے ہی والی تھی کہ کمرے کا دروازہ بنا دستک کے کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ آؤ نگہت، آ جاؤ۔ سرجن مرتضیٰ ایک دم سے اپنی سیٹ پر سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے بولے۔ مریم نے بھی مڑ کر دیکھا۔ تم بہت خوش لگ رہی ہو، خیریت؟ وہ مریم کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں تحیر، پیشانی پر تیوریاں اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اور کیا میں پوچھ سکتی ہوں تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ آج تو تمہاری شفٹ بھی نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں عجیب سا طنز گھلا ہوا تھا۔ مجھے ایک کام تھا، اس لیے میں نے بلوایا تھا۔ سری لنکا والا کورس کے لیے مریم کو سلیکٹ کیا گیا ہے۔ سرجن مرتضیٰ نے نگہت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مریم کو؟ مگر مریم تو، میرا مطلب ابھی تو یہ سیکنڈ ایئر میں ہے۔ اس کورس کے لیے تو وارڈ سسٹرز کو سلیکٹ کیا جا رہا تھا، اور مریم تو ابھی اسٹوڈنٹ نرس ہے۔ اس کی ساری توجہ مریم کے بجائے سرجن مرتضیٰ کی طرف مبذول تھی۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر کبھی کبھی وارڈ سسٹر سے کوتاہی ہو ہی جاتی ہے تو پھر اس کا ازالہ کرنے کے لیے اسٹوڈنٹ نرس کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ سرجن مرتضیٰ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، مگر ان کی مسکراہٹ اور الفاظ میں عجیب سی کاٹ تھی جسے مریم جوش جذبات میں محسوس بھی نہیں کر پائی تھی۔ آپ جا سکتی ہیں مریم۔ سرجن مرتضیٰ نے اسے جانے کا عندیہ دیا، اور وہ ان پیپرز کو اٹھا کر دروازے کی سمت چل دی۔ یہ سب آخر ہو کیا رہا ہے؟ عقب میں اس نے نگہت کی غراتی ہوئی آواز سنی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ نگہت دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی پوچھ رہی تھی۔ مریم نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا، پھر بشاشت سے مسکرائی۔ شکر ہے یار، تمہاری شکل تو نظر آئی۔ وہ نگہت کے چہرے پر پھیلی ہوئی بیزاری و خفگی کو محسوس کیے بغیر کہنے لگی۔ اس کی بات سن کر نگہت کے چہرے پر استہزائیہ ہنسی نے ذرا جھلک دکھائی۔ کیوں خیریت؟ اتنا مس کر رہی تھی مجھے؟ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کے قریب آ گئی۔ مریم نے بستر پر پڑے سفری بیگ کا رخ بالکل اس کی جانب کر دیا۔ ہاں نا، یہ دیکھو، میں نے یہ سب سامان رکھا ہے۔ مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھے کون سی چیزیں ساتھ لے جانی چاہیے۔ میں تو کنفیوز ہو گئی ہوں، وہ بے چارگی سے کہہ رہی تھی۔ اوہ، اس کا مطلب تم نے فیصلہ کر لیا ہے؟ نگہت نظریں گھماتے ہوئے بولی۔ اس کا انداز مریم کے لیے کسی قدر اجنبی تھا۔ مریم نے ناسمجھی کے انداز میں اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ تم سری لنکا کی ٹور پر جا رہی ہو؟ نگہت نے ایک اور سوال کیا۔ ہاں یار،
तभी तो ये फैलावा फैला कर बैठी हूँ। मरीम ने नफासत से तह करके रखा हुआ एक और सूट बैग में ठोंसा और बहुत खुश और बहुत मुतमईन दिखाई दे रही थी। बाय द वे, तुम्हारे घर वालों ने इजाज़त दे दी? उसका अंदाज खासा तंजिया था। हाँ, दे दी। अबू जी तो बखुशी रजामंद हो गए थे। बस हैदर वावेला कर रहा था, मगर मैंने कोई परवाह नहीं की। ऐसा चांस रोज रोज नहीं मिलता। वो बात करते करते अलमारी की जानिब चल दी और ज़रूरत की दूसरी चीज़ें निकालकर एक शॉपर बैग में डालने लगी। चांस? निगत ने सिर्फामी अंदाज में उसकी जानिब देखते हुए कहा। सारी गुफ्तगू में पहली मर्तबा मरीम ने ठटक कर उसकी तरफ देखा, फिर सर झटक कर मुस्कुराते हुए बोली, निगत, मुझे लगता है तुमने आज चाय नहीं पी, इसलिए सुस्त हो रही हो। मैं ज़रा इस पैकिंग से फारिग हो लूँ, फिर मिलकर चाय पीते हैं। मैंने भी अभी तक चाय नहीं पी। तज़ीन भी तब तक आ जाएगी। वो शॉपर को गिरा लगाकर बैग में रखने लगी। मेज़ के कॉर्नर पे उसका टूथ ब्रश और पेस्ट वगैरह पड़े थे। वो उन्हें उठाने के लिए निगत की दाएं जानब से गुजरने लगी थी कि उसने उसका हाथ थाम लिया। निगत की गिरफ्त में अजीब सी सख्ती थी। मरियम ने हैरानी से उसकी शक्ल देखी। काफ़ी हो चुका मरियम, आप बस करो। बता दो मुझे कि ये चक्कर कितने दिन से चल रहा था, और मुर्तज़ा ने इस टूर के बदले तुमसे तुम्हारे अलावा मज़ीद क्या डिमांड्स की हैं? उसके लहजे में अजीब सी थकन और अल्फाज में काट थी। निगत के मुंह से सजन मुर्तज़ा के लिए सिर्फ मुर्तज़ा सुनना भी मरियम के लिए काफ़ी अचंभे का बायस था। तुम तुम कैसी बातें कर रही हो निगत? मुझे? बस हो चुका मरियम। वो मरियम की बात काटकर घुराई। अब ये मत कहना कि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही। तुम्हारा ये डायलॉग बहुत पुराना हो चुका है। बेहतर होगा कि अब इस मासूमियत के चोखे को उतार फेंको। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हें। तुम क्या समझती हो निगत कोई दूध पीती बच्ची है जिसे तुम बेवकूफ़ बना लोगी? मुझे चलाना इतना आसान नहीं है मरियम। अब मुझे बता ही दो कि तुमने मुर्तज़ा को किस हद तक अपनी मुट्ठी में किया हुआ है। वो शख्स जो सिर्फ मेरे नाम की तस्वीर पढ़ता था, वो अब तुम्हारे नाम की माला क्यों जपने लगा है? उसके अंदाज में इस कदर तस्दीक थी कि मरियम अपनी जगह सुन होकर रह गई। ये बात मैं इब्तिदा से जानती थी कि मुर्तज़ा तुम्हें पसंद करता था। मैंने सोचा कोई बात नहीं, लड़की अच्छी है और अच्छी चीज़ हर किसी को अच्छी लगती है। मगर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ये अच्छी चीज़ मुझे रिप्लेस कर देगी। वो चबा चबा कर बोल रही थी। मरियम ने उसकी गिरफ्त से अपना हाथ छुड़ाया और चारपाई पर बैठ गई। खुदा के वास्ते निगत, चुप हो जाओ। तुम्हारी ये बकवास मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। तुम्हें मेरी इज्जत का पास नहीं ना सही, मगर सर्जन मुर्तज़ा तो तुम्हारे लिए काबिल इज्जत है ना। उनका ही एहसास कर लो। मैं क्यों किसी का एहसास करूं? निगत ने उसकी बात काटी। मैं किसी का एहसास नहीं करूंगी। और यहाँ कौन ऐसा है जिसकी मैं इज्जत करूं? तुम अपनी मिसाल ले लो। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस के लिए किसी आम सी स्टूडेंट नर्स का सिलेक्शन किसी करम नवाजी के बगैर तो नहीं हुआ होगा। और फिर मुर्तज़ा को मैं तुमसे ज़्यादा अच्छी तरह जानती हूँ। वो शख्स तो मतलब के बगैर किसी के सर पर हाथ न रखे। निगत की सांस बेतहाशा फूट रही थी, मगर उसके गैस में कोई कमी नहीं आई थी। मरीम की आंख से झर झर आंसू बहने लगे। उसके ख्याल में निगत का दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया था। इस कोर्स में शिरकत के लिए मुझे सेलेक्ट किया जाना था। मुझे इसके बाद ऑर्थोपीडिक में ही स्पेशलाइजेशन करनी थी। मुर्तज़ा ने मुझे यकीन दिलाया था कि वो मेरा ही नाम देगा और चेयरमैन तक पहुंचाएगा, मगर फिर बीच में तुम आ गई और मेरा नाम वापस ले लिया गया। मुर्तज़ा। उसकी बात अभी नामुकम्मल थी कि तदरीन कमरे में दाखिल हुई। उसने हाथ में कुछ शॉपर बैग्स पकड़े हुए थे। वो अंदर की सूरत हाल से बिल्कुल बेखबर थी, इसलिए होंठों पर मुस्कुराहट लिए वो उन दोनों की सिमत पड़ी तो मरियम के बहते आंसुओं ने उसे हैरान कर दिया। निगत के चेहरे के तासुरात भी कुछ नॉर्मल नहीं लग रहे थे। दोनों को क्या हुआ है? उसने नरमी से पूछा। मरियम अपनी जगह से उठकर उसके करीब आई और उसके बाजू को थाम लिया। तज़ीन, निगत को कोई गलत फहमी। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। और इस तज़ीन से क्या पूछती हो? ये तो खुद इस गलाजत में लुथड़ी हुई है। निगत ने फिर मरियम को बोलने का मौका नहीं दिया। क्या बकवास कर रही हो निगत? तुम अपने होश में तो हो? तज़ीन उसे खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए बोली। ओहो, तो अब आप मुझे समझाएंगी कि मैं अपने होश में रहूं? क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि मैट्रन के कहने पर जब आप पहली मर्तबा डीन के घर गई थी, आप होश में थी, और फिर अब जब? तज़ीन ने बात काटी। मजीद एक लफ्ज़ नहीं निगत, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तुम मेरा मुंह तोड़ दोगी क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ? बहुत खूब। मरीम ने हैरानी से उन दोनों की जानिब देखा। वो दोनों अब आपस में लड़ने लगी थी। तुम्हें जो बात करनी है मुझसे कर लो, मगर मरियम के सामने नहीं। तज़ीन उसके करीब आकर बहुत धीमी आवाज़ और मुसालिहाना अंदाज में बोली, मगर निगहत ने उसकी बात काट दी। मरियम के सामने क्यों नहीं? ये भी हम में से एक है। इसे भी तो सब कुछ पता है। इससे ये पर्दादारी क्यों? दरअसल तुम सब लोग भी मेरी तरह धोखे में हो। मरियम वो नहीं है जो ये नजर आती है। इसका सिर्फ चेहरा मासूम है, वरना अंदर से ये भी पूरी है। तज़ीन ने इसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा रसीद किया, फिर उसे बिस्तर पर धक्का देकर बिठाने वाले अंदाज में पटकते हुए चिल्लाकर बोली,
अब अगर एक लफ्ज़ भी तुम्हारे मुँह से निकला तो मैं तुम्हारा हश्र बिगाड़ दूँगी। निगत ने उसकी बात सुनकर अजीब से अंदाज में कहकहा लगाया। उसके होंठों के किनारे से राल टपकने लगी थी। तज़ीन उसी की जानिब देख रही थी। उसकी दीवानगी ने तज़ीन को मज़ीद चौंका दिया था। तुम निगत की बातों को इग्नोर कर दो मरियम, ये अपने होश में नहीं है। मेरा ख्याल है ये नशे में है। वो मरियम की तरफ रुख करके झुकी आंखों के साथ बेहद धीमे आवाज में बोली। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मरियम। मैंने हर बात मुकम्मल होश आवाज में कही है। मैं नशे में नहीं हूँ। एक दो पैक चढ़ाने से मुझे अब नशा नहीं होता। तुम मेरे बजाय तदीन की बातों को इग्नोर करो, ये तुम्हें कभी हकीकत नहीं बताएगी। दरअसल ये बेचारी भी मेरी तरह तुम्हें बहुत मासूम समझती है। अल्फाज उसके मुंह से टूट टूट कर अदा हो रहे थे। मरियम हक्का बक्का उन दोनों की शक्ल देख रही थी। उनकी बातें उसके लिए परेशान कुन भी थीं और हैरान कुन भी। देखते ही देखते निगत अपनी जगह से उठी, उसके कदमों में आकर बैठी। मरियम बिदक कर पीछे हटी। तुम्हें खुदा का वास्ता मरियम, मेरे रास्ते से हट जाओ। मैंने बहुत गलत काम किए हैं, बहुत लड़कियों को गलत राह लगाया, बहुत गुनाह कमाए, मगर मैं अल्लाह से माफ़ी मांग लूंगी। तुम मेरी राह से हट जाओ। मुर्तज़ा को मुझे वापस कर दो। मुझे उससे बहुत मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ मरियम। तुम ये क्या कर रही हो निगत? होश में आओ। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़ आऊँ। उठो यहाँ से, पागल मत बनो। मरियम वही करेगी जो तुम चाहोगी। तज़ीन हिम्मत करके आगे बढ़ी और उसके शानों पे हाथ रखकर उसे खड़ा करना चाहा। वादा करो कि मरियम वही करेगी जो मैं चाहूंगी। पहले वादा करो। मैं जानती हूँ मरियम तुम्हारी हर बात मानती है। वो तुम्हारी बहुत अच्छी सहेली है ना। तुम मुझसे वादा करो। वो तज़ीन का हाथ पकड़कर निहायत इल्तजाई अंदाज में बोली। आंसू अभी भी उसकी आंखों से बहुत रवानी से बह रहे थे। हाँ, मैं वादा करती हूँ। तदीन ने बिलाखिर उसे खड़ा किया। मरियम ने उसकी जानिब हैरानी से देखा। वो कमरे में दाखिल हुई तो निहायत जारहाना मूड में थी, मगर जब कमरे से जा रही थी तो उसके कंधे झुके हुए थे। वो बरसों की बीमार लग रही थी। वह तज़ीन के हाथ का सहारा लेकर कमरे से बाहर निकल गई, जबकि मरियम थके मांदे अंदाज में बिस्तर पर बैठ गई। उसके सामने ही बैग खुला पड़ा था जिसमें उसने अपने कपड़े और ज़रूरत की दूसरी चीज़ें रखी थीं। वह खुद को पाताल की गहराइयों में उतरता हुआ महसूस कर रही थी। उसके कदमों के नीचे से किसी ने ज़मीन खींच ली थी। पापा, आपने कभी मोहब्बत की है? उसने उनके क्लीन शेव तरोताज़ा चेहरे की तरफ देखते हुए सवाल किया। जवाब में उन्होंने बुलंदो बांग कहकहा लगाया। वो कुछ खिजल सा हो गया। वो उनके घर वीकेंड गुजारने के लिए आया था और पहली मर्तबा उसका दिल चाह रहा था कि वो उनसे उनकी और अपनी बातें करने के बजाय किसी और की बातें करे। वो उनसे इस परी चेहरे लड़की के मुतालिक कुरेद करेद कर बहुत से सवालात करना चाहता था, मगर फिर हिम्मत नहीं हो पाती थी। थक हार कर उसे घुमा फिरा कर ये सवाल पूछ ही डाला था, मगर उनके इस कहकहे ने उसे बदमजा कर दिया। इसमें हंसने की क्या बात है? उसने नाक चढ़ाकर सवाल किया। उसके पापा टांग पे टांग चढ़ाते हुए मुस्कुराए और टीवी का चैनल चेंज करने लगे। यार सनी, कभी कभी तुम अजीब उलझा देने वाली बातें करने लगते हो। मुस्कुराहट अभी भी उनके होंठों के किनारों पर कहीं टिकी थी और यही मुस्कुराहट समी मुर्तजा और सनी को हौसला दे रही थी। मैंने एक सादा सा सवाल पूछा, इसमें उलझा देने वाली क्या बात है? मोहब्बत में कुछ अजीब नहीं होता पापा, जो समझ ना आ सके। उसने आराम से सोफे की बैग से टेक लगाई और दोनों टांगों को सेंट्रल टेबल पर रख लिया। उसके पापा अब की बार मुस्कुराए। यंग मैन, आर यू ओके? सब खैरियत है ना मेरे बच्चे? वो उसके सिल्की बालों में उंगलियां फेरते हुए नरम लहजे में इस्तफसार कर रहे थे। समी को झीम सा गया। यस पापा, आई एम फाइन। वो मेरा दोस्त है ना जोहेब, ही इज इन लव। आजकल उसकी छवि निराली है। आई स्वेयर पापा, वो बिल्कुल तब्दील हो चुका है। ऐसी अजीबो-गरीब बातें करता है। आई मीन बहुत पॉलिटिकल लैंग्वेज इस्तेमाल करने लगा है। कभी-कभी तो बिल्कुल पागल लगने लगता है। मुझे उसको देखकर बहुत हैरत होती है। ऐसा मुमकिन है पापा कि कोई हर वक्त किसी के तसव्वुर में खोया रहे, हर वक्त किसी और की बातें करता रहे, हर वक्त किसी और के बारे में सोचता रहे? वो दोनों हाथ सर की पुष्ट पर बांधे ख्वाब में देखते हुए मुस्कुराते हुए कहने लगा। मुर्तज़ा ऐसा ने हैरत से अपने बेटे की जानिब देखा। पापा, आप पहली नज़र में मोहब्बत पर यकीन रखते हैं? उसने साबका अंदाज में सवाल किया। हाँ, उसने एकदम कहा, फिर फौरन संभल कर बोला। मेरा मतलब है मैं नहीं करता, मगर ज़ुहैब करता है। उसने उस लड़की को एक बार देखा है और बस वो मशहूर होकर रह गया है। जब भी मिलता है उसी लड़की के बारे में बात करता है। एकदम डफर लगने लगा है। जिस लड़की का नाम तक नहीं जानता उसे मोहब्बत कैसे हो सकती है? मुर्तज़ा एहसन ने टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल कम कर दिया और उसकी तरफ रुख फेर कर बोले। ये तो मोहब्बत नहीं होती। किसी को एक बार देखो और फिर उसके सहर का शिकार हो जाओ। अरे भाई, लड़की से मोहब्बत कर रहे हो या जादूगरनी से? तुमको समझाना था इसे कि अभी इसकी उम्र इश्क और मोहब्बत वाली नहीं है। अभी वो सिर्फ गर्लफ्रेंड से काम चलाए। उनका अंदाज बहुत खोजता हुआ था। समय कुछ संभल कर बैठ गया।
यस पापा, मैं उसे समझाऊंगा और मैं उसे समझाता भी हूँ, मगर वो तजब्जब का शिकार हुआ। मगर वो नहीं समझ सकता। मुझे यकीन है वो अब कुछ नहीं समझ सकता। वो बहुत आगे जा चुका है। समी की आवाज़ में तसलसल नहीं था। वो लड़की कौन है? उन्होंने इंटरव्यू का सिलसिला शुरू किया। मैंने आपको बताया तो है, वो लड़की के मुतालिक बहुत ज़्यादा नहीं जानता। उसने उसे सिर्फ 2 बार देखा है। एक बार केएफसी में बहुत सरसरी सा, फिर एक बार। वो बात करते करते रुका, फिर कुछ देर सोचने के बाद बोला, दूसरी मुलाकात भी शायद केएफसी में ही हुई थी। वो बात ख़त्म करके वहाँ से उठना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसके पापा को भिनक भी पड़े कि ज़ुहैब के पर्दे में वो उनसे अपनी एक तरफा मोहब्बत डिस्कस करते हुए उनके ख्यालात से आगाही हासिल करने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसके पापा उससे भी ज़्यादा चालाक थे। वो लड़की उसकी क्लास फेलो तो नहीं होगी? उन्होंने ठोड़ी के नीचे हाथ रखकर इस्तफहामी अंदाज में पूछा। नहीं नहीं, क्लास फेलो तो नहीं है। आप जानते हैं क्लास फेलोज को मैं घास नहीं। ओह माय गॉड, मेरा मतलब। वो अपना राज अपने मुंह से उगल चुका था। उसके पापा ने उसकी बात उचकी। तुम्हारा मतलब है तुम नहीं सुहेब, है ना? वो उसकी हालत का मजा लेते हुए बोले। समीम बेतरह झींक गया। मुझसे तुम कुछ नहीं छुपा सके बरखुरदार। अब सीधी तरह उगल दो कि वो कौन है जिसने हमारे साहबजादे का ये हाल कर दिया है। उनके अंदाज में शरारत थी। वो ख्वाह मुखा शर्मा सा गया। शायद उसकी उम्र का तकाजा था, मगर वो अपने पापा से इतने वाज़े अंदाज में बात नहीं कर सकता था। जबकि ज़ुहैब का हवाला देकर वो अपनी हर उलझन भी दूर करना चाहता था, मगर उसकी बेवकूफ़ी ने उसका भांडा फोड़ दिया था। मैं आपको सब कुछ बता दूंगा पापा, अगर आप अपने श्रीलंका वाले टूर से फारिग हो लें। फिर माहिन का निकाह है। उसके बाद हम इस बारे में तफसील से बात करेंगे, उसने धीमी आवाज़ में कहा। वो जानता था उसके पापा अपने हॉस्पिटल में काम करने वाली किसी मामूली नर्स को इतनी जल्दी कबूल नहीं करेंगे। फिर मम्मी तो शायद इसकी शक्ल ही बिगाड़ देती। अगर उन्हें उन्हें इसकी इस ख्वाहिश का पता चल जाता। अभी वो उसका बात का जवाब भी नहीं दे पाए थे कि फ़ोन की घंटी बजने लगी। उन्होंने फ़ोन उठाकर कान से लगाया। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक। तुम कैसी हो? उन्होंने समी की जानिब देखते हुए महताज से अंदाज में जवाब दिया। व्हाट? मोहब्बत? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? व्हाट रबिश! निगत, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। व्हाट? ओके, गो टू हेल। वो बहुत धीमी आवाज़ में बात कर रहे थे, मगर फिर भी समी तक आवाज़ बखूबी पहुंच रही थी। मगर उसे उनकी बातों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका जहन किसी और ही सिमत में प्रवास कर रहा था। वो उठकर अपने लिए मखसूस बेडरूम की सिमत आ गया। उसके पापा लाउंज में अभी भी फ़ोन कान से लगाए बैठे थे। मैंने नर्सिंग इसलिए ज्वाइन की कि मैं दुखी इंसानियत की खिदमत करके यीशु मसीह के नेक और प्यारे बंदों में अपना नाम लिखवाना चाहती हूँ। कमरे में गहरी तारीकी थी और इस गहरी तारीकी में सितारा यूसुफ की आवाज़ ने गोया रोशनी सी कर दी थी। मरियम ने ठंडी सांस भरकर पलकें झपकीं तो ये रोशनी गुल हो गई। इसी तारीकी में सितारा यूसुफ का हेबला नुमाया होने लगा। सितारा यूसुफ जब नर्सिंग स्कूल में आई थी तो उसका हुलिया अब वाली सितारा यूसुफ से बहुत मुख्तलिफ हुआ करता था। देखते ही देखते उसने न जाने कौन सी दुखी इंसानियत की खिदमत की थी कि धुन के धन उस पर बारिश की तरह बरसने लगा। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी ज़रूरत है मरियम। आपकी बात तजीन की आवाज़ गूंजी थी। वो बरमला इस बात का एतराफ़ कर रही थी कि वो नर्सिंग की तरफ इसलिए आई कि अपनी अम्मी और बहन के बरक्स एक पुरताइश तर्ज ज़िंदगी अपना सके। वही तज़ीन उसके साथ उसके कमरे में रहती थी, उसके साथ वाले बिस्तर पर सोती थी, उसके साथ उठती बैठती थी, और उसे कुछ पता नहीं चल सका था कि वो गंदगी में इस कदर लुथड़ चुकी थी। क्या गुनाह इतना शफाफ भी हो सकता है कि नजर ही ना आए? मरियम ने न जाने किससे सवाल किया। जब पर्दा हटता है तो एक भेद नहीं खुलता बल्कि कई भेद खुलकर सामने आ जाते हैं। मरियम के सामने से पर्दा तो हट गया था, मगर कोई भेद नहीं खुल सका था। हर भेद एक नए भेद को जन्म देता चला जा रहा था। वो अपने बिस्तर पर इस तरह से लेटी थी जैसे सदियों की बीमार हो। उसको लगने वाला धचका इतना शदीद था कि अपनी ज़ात ही ज़िलज़लों की ज़िद में महसूस हो रही थी। निगत और तज़ीन को कमरे से गए काफ़ी देर हो चुकी थी और वो अभी तक अपने बिस्तर पर साकित बैठी थी। डॉक्टर आदिल और तज़ीन, सर्जन मुर्तज़ा और निगत, रुबीना और कामरान तौसीफ़, सर्जन बुखारी और मैडम जीनत, क्या सभी लोग एक जैसे थे? क्या कोई उस जैसा नहीं था? और अगर था तो नज़र क्यों नहीं आ रहा था? वो अचानक ही अपने बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। ये कमरा जो आज तक उसे अपने घर जैसा लगा करता था, आज अचानक जेल के बैरक की तरह क्यों लगने लगा था? क्या मैं इस कदर बेवकूफ़ हूँ कि मुझे आज तक कुछ समझ ना आ सका? वो एक बार फिर खुद से सवाल कर रही थी। वो किसी और के पास जाकर इस्तफसार कर भी नहीं सकती थी। उसे निगत और तज़ीन को अपना दोस्त समझा था और दोनों ने उसे धोखा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसका दिल चाह रहा था फिलफौर हर चीज़ को जूं का तूं छोड़कर कहीं भाग जाए।
لیکن کیا اس چیز سے فرار ممکن تھا؟ جو اس کا شوق تھا اس کا نصب العین تھا۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ کسی نے دروازہ کھول کر دستک دیے بنا اجازت طلب کی تھی۔ دروازہ کھلنے سے چاند کی چاندنی دبے پاؤں اندر چلی آئی تھی، مگر اس چاندنی نے دروازے میں کھڑے وجود کو مزید ناقابل شناخت بنا دیا تھا۔ مریم، تم جاگ رہی ہو نا؟ آنے والی شخصیت نے کمرے کے عین وسط میں آ کر پوچھا اور پھر مزید چند قدم چل کر ٹیوب لائٹ آن کر دی۔ مریم کی آنکھیں لمحہ بھر کو چندھیائی تھیں، مگر پھر سب کچھ واضح ہو گیا۔ اندر داخل ہونے والی شخصیت تزئین بخاری تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا مریم؟ اس نے وہیں کھڑے کھڑے پوچھا۔ وہ مریم کی طرف دیکھنے سے اعتراض برت رہی تھی۔ مریم نے اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کیا جواب دیتی؟ طبیعت تو اتنی اچھی صاف ہوئی تھی کہ شاید اب زندگی بھر ٹھیک رہتی۔ یہ پانی پی لو۔ اسے نہ جانے کیسے خبر ہوئی کہ اس کی طرف پانی ہے۔ مریم نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ سے پانی کا گلاس تھام لیا۔ تزئین اس کے بستر پر ہی بیٹھ گئی۔ اس کے انداز میں شرمندگی کے ساتھ ساتھ تذبذب بھی تھا۔ وہ بہت کچھ جاننا چاہتی تھی، مگر مریم نے پانی پی لینے کے بعد اس کی جانب ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ کیا تم مجھ سے کچھ بھی پوچھنا نہیں چاہتی مریم؟ مجھ سے ناراض ہی ہو لو، غصہ کرو، مگر اس طرح خاموش مت رہو۔ تزئین نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر جھجکتے ہوئے کہا۔ مریم ابھی خاموش رہی۔ اس کے وجود میں ذرا سی بھی جنبش نہیں ہوئی تھی، حتیٰ کہ اس نے تزئین کے ہاتھ کے نیچے سے اپنا ہاتھ بھی نہیں نکالا تھا۔ تزئین، نگہت نے جو کہا تمہارے بارے میں اور ڈاکٹر عادل، ٹوٹے لہجے میں بولتی مریم اپنی بات مکمل نہیں کر پائی۔ نگہت جھوٹ بول رہی تھی نا تزئین؟ اس نے رک کر گہری سانس بھری اور پھر پوچھا۔ تزئین خاموش رہی۔ وہ مریم کی بات کی تائید کیسے کر سکتی تھی جبکہ وہ جانتی تھی نگہت نے چند گھنٹے قبل جو کچھ کہا تھا وہ حرف پہ حرف سچ تھا۔ نگہت نشے میں نہ ہوتی تو شاید اتنی بے باکی سے سچ بھی نہ بولتی۔ تزئین، مجھے بتا دو پلیز، میرا دل پھٹ جائے گا۔ مریم اس کے چانے کو ہلاتے ہوئے بولی۔ میں نے ڈاکٹر عادل سے کورٹ میرج کر لی ہے مریم۔ تزئین نے بہت دھیمی آواز میں انکشاف کیا۔ مریم کو جھٹکا لگا۔ شاید وہ تزئین کے منہ سے یہ سب نہیں سننا چاہتی تھی۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے تزئین کو دیکھا۔ میرے پاس اس کے علاوہ؟ تزئین نے بات ادھوری چھوڑ کر مریم کی جانب دیکھا جو اسے یکدم ہی دور ہٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی بڑھ رہی تھی۔ مریم، تو میری بات سمجھنے کی کوشش تو کرو۔ میں نے گناہ نہیں کیا۔ میں نے ڈاکٹر عادل سے شادی کی ہے۔ میں تمہیں بتانا چاہتی تھی مگر مجھے موقع ہی نہیں مل سکا۔ دراصل تم عادل کو ناپسند کرتی ہو، یہ بات میں بہت شروع سے جانتی تھی۔ میں نے بارہا کوشش کی تمہیں سمجھانے کی، تمہیں حقیقت بتانے کی کہ عادل برے انسان نہیں ہے، مگر تم میری کوئی بات سننے پر تیار نہیں ہوئی۔ بس اسی لیے تم خود بتاؤ مریم، میں تمہیں کس طرح یہ سب بتاتی؟ تم تو میڈم زینت کو بھی بری عورت سمجھتی تھی۔ تم تو ان کی کسی اچھائی کو بھی پانے کو تیار نہیں تھی، حالانکہ وہ کتنی اچھی ہیں۔ مجھے کچھ مت بتاؤ تزئین، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ تم جن لوگوں کو اچھا کہہ رہی ہو وہ سب برے لوگ ہیں، مجھے خود نگہت نے بتایا تھا۔ مریم اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی اور پھر تزئین کی شکل دیکھنے لگی۔ نگہت کی آج والی حالت دیکھ کر کیا وہ اس کی کسی بات پر اعتبار کر سکتی تھی؟ نگہت آج سے پہلے اسے جو کچھ سمجھاتی رہی تھی وہ سچ تھا، تو آج جو کچھ وہ نشے کی حالت میں کہہ گئی تھی وہ سب کیا تھا؟ مریم کے سامنے انہیں انتہائی شریف بنا کر کیوں پیش کرتی تھی؟ وہ کس کی بات کو سچ مانتی، نگہت کی یا تزئین کی؟ یہ کیسی بھول بھلیاں تھیں جس میں وہ پھنس کر رہ گئی تھی۔ تمہارا مسئلہ یہ ہے مریم کہ تم ہر چیز کو اپنی آنکھ سے دیکھنے اور سمجھنے کے بجائے دوسروں کی آنکھ سے دیکھنا پسند کرتی ہو۔ نگہت کی دوستی نے تمہیں بہت سے اچھے لوگوں کی دوستی سے محروم کر دیا۔ مجھے خود بھی یہ بات بہت دیر سے سمجھ میں آئی تھی اور میں تمہیں بتانا بھی چاہتی تھی، مگر وہ لمحہ بھر کو رکی۔ تمہیں یاد ہے مریم، جب وقتاً فوقتاً میں کوئی ایسی بات شروع کرتی تو تم مجھے خاموش کروا دیا کرتی تھی۔ ایسی صورتحال میں کیا کیا جا سکتا تھا؟ وہ جتاتے ہوئے بولی تھی۔ تمہیں یاد ہے ایک بار تم نے نگہت کی جگہ نائٹ شفٹ میں ڈیوٹی کی تھی؟ تب تم نے خود کو کتنی بڑی مشکل میں پھنسا لیا تھا، تم خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اس دن اگر عادل اس روم میں نہ آتے تو اس حریص شخص سے کوئی تمہیں نہیں بچا سکتا تھا۔ تم شکر کرو مریم کہ تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اللہ نے تمہاری بہت بہت مدد کی ہے، اور جن بندوں کے ذریعے اس نے یہ مدد کی ہے تمہیں ان بندوں کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ میڈم زینت اور عادل نے کبھی تمہارا برا نہیں چاہا، مگر یہ دونوں کبھی تمہیں اچھے نہیں لگے، جبکہ نگہت اور سرجن مرتضیٰ نے کبھی تمہارا اچھا نہیں چاہا، اور وہ دونوں کبھی تمہیں برے نہیں لگے۔ غلطی تو سراسر تمہاری ہے مریم۔ بہت ساری گتھیاں تو خود بخود سلجھ جاتی ہیں، لیکن اگر انہیں طریقے سے سلجھایا جائے تو اگر تم غور کرتی تو جان لیتی کہ تمہیں پھانسنے کے لیے پلان بنایا گیا ہے۔ سب سینئر رینک کی نرسز کے ساتھ ایک جونیئر رینک کی اسٹوڈنٹ نرس کا کیا کام؟ مگر تم شاید… دروازے پر ہونے والی دستک سن کر تزئین خاموش ہو گئی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، پھر تزئین نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔
तुम दोनों यहाँ इत्मीनान से बैठी हो, वहाँ गजब हो गया है। निगत ने खुदकुशी कर ली है। दरवाजे के बीचों बीच खड़े वार्ड बॉय ने गोया धमाका किया था। तुम ठीक कहते थे हैदर, मैं सचमुच बहुत बेवकूफ़ हूँ। उसने बमुश्किल आंखों में उमड़ती नमी को पीते हुए कहा। दूसरी जानिब से हैदर ने जो शगुफ्ता लहजे में कुछ कहा। मरीम लम्हे भर को खामोश हो गई, फिर रिसीवर को तकरीबन कान में घुसाकर धीमी आवाज में बोली, ये बात नहीं है, बस तुम लोगों की याद आ रही है। मैं जल्दी घर वापस आ जाऊंगी, बहुत जल्दी। पीसीओ के मालिक ने सारी तवज्जो मरीम की जानिब ही लगाई हुई थी। आवाज़ धीमी करने वाली इस हरकत को उसने बहुत दिलचस्पी से देखा और फिर सीटी बजाने लगा। मरीम का बस नहीं चल रहा कि फ़ोन पर ही हैदर को अलिफ से ये तक हर बात बता दे और टेलीफोन रिसीवर को उसका कंधा समझकर जार जार रोना शुरू कर दे। मगर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। उसने उजलत में हैदर को खुदा हाफिज कहा और फिर पैसे अदा करके पीसीओ से बाहर निकली और तेज तेज कदम उठाती मेन गेट की जानिब चल दी। हॉस्पिटल के बिलमुकाबिल बने इस पीसीओ पर ज़्यादातर नर्सेज या मरीजों के रिश्तेदार ही आया करते थे। मरियम भी यहीं से घर पर फ़ोन किया करती थी। वो हॉस्पिटल का लॉन क्रॉस करके अब कॉरिडोर की तरफ जा रही थी। सुबह के 9 बजे थे। गेट नंबर 6 पर आई वार्ड के आउटडोर पेशेंट्स का तांता बना था। पहले जब कभी वह कॉरिडोर में पेशेंट्स के करीब से गुजरती तो उनको देखकर दिल हमदर्दी के जज्बात से लबालब भर जाता। मगर आज ना जाने क्यों दिल इतना बोझल था कि किसी नन्हे मरीज को देखकर दिल मोहब्बत से तड़पा ना हमदर्दी से। वो झुके हुए सर और गर्जीदा कदमों से मेट्रन के रूम की जानिब बढ़ रही थी। मरियम की आंखों में कम फहमी की ऐनक लगी हुई थी तो हर शख्स की आंखों में सिर्फ और सिर्फ इज्जत दिखाई देती थी। मगर अब जब ये ऐनक उतरी थी और एक अनोखी मगर शर्मनाक हकीकत रोज़े रोशन की तरह आया हुई थी तो हर शख्स की आंखें नंगी तलवार की माने दिखाई दे रही थीं। निगत के इंतकाल ने तो उसे झंझोड़ कर रख दिया था। उसकी खुदकुशी सभी के लिए मौमा बनकर रह गई थी। हर दम खुश रहने वाली सीनियर डॉक्टर्स और मैट्रन की पसंदीदा निगत को आखिर क्या गम लाक था कि उसने अपने आप को मार डाला। और मरीम को यही दुख मारे डाल रहा था कि निगत ने उसकी वजह से अपने आप को मार डाला। वो शख्स जिसे वो बाप के बराबर इज्जत देती थी वो एकदम से शैतान बन गया था। वह निगर के इंतकाल के फौरन बाद ही सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर वापस चली जाना चाहती थी। मगर मैडम जीनत का ख्याल था कि अगर वो इस तरह से वापस गई तो ख्वाह मुख्वाह ये फ़र्ज़ किया जाने लगेगा कि वो शायद निगत की मौत की ज़िम्मेदार है। क्योंकि वो तो सभी जानते थे कि निगत की वफादारियाँ सर्जन मुर्तज़ा के साथ थीं और सर्जन मुर्तज़ा की नज़र इल्तफ़ात निगत के बजाय अब मरीम पर हो चुकी थी। पहले तो शायद मरियम ने ऐसी बातें सुनी भी नहीं थी मगर धीमी आवाज़ में होने वाली चहमगोइयाँ भी अब उसे बखूबी सुनाई देने लगी थीं। आइए मरियम बैठिए। मैट्रन ने सामने रखी कुर्सी की तरफ इशारा किया। आपने मुझे बुलवाया था? मरियम ने बैठते हुए पूछा। मुझे निगत की मौत का बहुत दुख है। अच्छी लड़की थी। वो धीरे से बोली। मरियम खामोश रही। तुम्हारा निगत से क्या झगड़ा था? का अगला सवाल मजीद खतरनाक था। मरियम हक्का बक्का होकर उनकी शक्ल देखने लगी। मैंने सुना है कि तुम दोनों के दरमियान कोई तनाज़ा था। निगत इतने कमज़ोर एसाब की मालिक नहीं थी कि किसी आम सी बात पर अपने आप को मार डालती। जबकि जबकि वह प्रेग्नेंट भी थी। मरियम शशतर बैठी हुई थी। तुम्हारे मुर्तज़ा से किस किस्म के ताल्लुकात थे? देखो मुझसे कुछ मत छुपाना। मुझे साफ साफ बताओ, तभी मैं तुम्हें से बचा पाऊंगी। लेकिन अगर तुमने गलत बयानी से काम लिया तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। उनकी बात पूरी होने से पहले मरीम की आंखें बरसने लगीं। वो आजकल इतनी जदोरंज हो चली थी कि ज़रा ज़रा सी बात पे रोने लगती। तजीन का साथ भी नहीं रहा था। वो 2 रोज़ कबल अपने शोहर डॉक्टर आदिल के साथ दमाम रवाना हो गई थी। डॉक्टर आदिल ने बहुत अरसा से वहाँ अप्लाई कर रखा था और अब उनको वहाँ अच्छी जॉब मिल गई थी। मेट्रो ने उसके आंसुओं को खातिर में लाए बगैर अगला सवाल किया। क्या मैं समझ लूँ कि तुम्हारे और मुर्तज़ा के नहीं मैडम, ऐसा मत कहिए। ऐसी कोई बात नहीं। मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं तो वो उनकी बात काट कर तड़प कर बोली। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ तुम बहुत शरीफ लड़की हो। मुझे हैरत इस बात पर हो रही है कि अगर तुम्हारा और मुर्तज़ा का कोई सिलसिला नहीं है तो वो किस बत्ते पर अकड़ रहा है। वो ये क्यों कह रहा है कि इसका तुम पर हक है। मुझे आजकल एक अच्छी लड़की की बहुत ज़रूरत है। मेरे जहन में शुरू से तुम्हारा नाम था, मगर अब ये मुर्तज़ा ने नया मसला खड़ा कर दिया है। अच्छा, तुम अब जाओ, मैं खुद संभालूंगी। उन्होंने बेरहम लहजे में गोया खुद ही मुकदमा शुरू किया और खुद ही ख़त्म करके फैसला सुना दिया। उठकर एक बार फिर वही मर्दनी चाल चलती उनके कमरे से बाहर निकल आई। अभी चंद कदम चलकर मुड़ने लगी थी कि सामने से अख्तर आता दिखाई दिया। सिस्टर मरियम, आपको सर्जन मुर्तज़ा याद फरमा रहे हैं। उसने आंखें घुमाकर शोखी से भरपूर लहजे में कहा। उसके अंदाज में ये शोखी पहले कभी मरियम को महसूस नहीं हुई थी। उसने अख्तर को टालकर आगे बढ़ना चाहा, मगर वो भी अपने नाम का एक था। उसके इसरार पर वो मजबूरन सर्जन मुर्तज़ा के कमरे की तरफ बढ़ गई कि जब तक वो यहाँ थी किसी किस्म के नए मसले में उलझना नहीं चाहती थी।
अब घुमा फिरा कर बात करने का वक्त है ना मौका। मैं तुमसे दो टोक और वाज़ेह बात करना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त है जिसका बेटा चंद रोज़ पहले यहाँ एडमिट रहा है। मेरे दोस्त को तुम पहली नज़र में बहुत पसंद आई हो। मेरे उस दोस्त की रसाई हेल्थ मिनिस्ट्री तक है। मैं उसकी इसी अप्रोच का फ़ायदा उठाकर इस हॉस्पिटल का अगला चेयरमैन बनना चाहता हूँ। उसको खुश करने में ही मेरी खुशी है। तुम समझ रही हो ना? तुम्हें अब मेरा काम करना ही होगा मरियम। सर्जन मुर्तज़ा उसकी शक्ल देखते ही शुरू हो गए। उनका अंदाज हुक्मिया था ना इल्तिजाइया। बस ऐसे जैसे कोई बहुत ही आम सी बात कर रहे हों। आपका दिमाग खराब हो गया है सर। मैं आपकी कोई बात। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई सिस्टर मरियम। उन्होंने उसकी बात काटकर सिस्टर मरियम पर जोर देते हुए कहा, मैंने तुमसे तुम्हारी रजामंदी नहीं पूछी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें ये सब करना होगा। तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मैंने निका से कहा था कि तुमसे तरीके से बात कर ले, मगर वो आखिरी दिनों में कुछ ज्यादा ही ऊंचा उड़ने लगी थी। मगर तुम तो सचमुच अड़ियल टट्टू हो। मगर खैर। उन्होंने लम्हा भर रुककर सांस लिया। निगत की मौत ने सारा खेल ही बिगाड़ दिया। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। यूं समझो कुछ हुआ ही नहीं। कल वीकेंड है। मेरे दोस्त का ड्राइवर तुम्हें आकर ले जाएगा और वहाँ एक बार फिर तवक्कुफ किया गया। तुम्हें एक और बहुत ज़रूरी बात बतानी है। दरअसल निगहत ने मरने से पहले मेरे नाम एक मैसेज छोड़ा था, जिसमें उसने इतराफ़ किया है कि उसका और तुम्हारा झगड़ा चल रहा है और उसकी जान को तुमसे बहुत खतरा है। ये पैगाम मेरे टेलीफोन सेट के रिकॉर्डर में अभी भी महफूज है। अगर तुम ये छोटा सा काम नहीं करोगी तो मैं ये पैगाम पुलिस को दे दूंगा। बाकी तुम खुद समझदार हो। मरियम को ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया। उस एक हफ्ते में मरियम को पे दर पे जितने झटके लगे थे, उसने उसके हवास मुखल कर दिए थे। वह लड़खड़ाते कदमों से उठकर कमरे से बाहर निकल गई। मैं बुरी लड़की नहीं हूँ। लफ्ज बहुत टूट कर उसके मुंह से निकले। हम में से कोई भी बुरा नहीं होता। बस कभी कभी हमारी किस्मत बुरी हो जाती है। रीना तारा ने बहुत मोहब्बत से कहते हुए उसे अपने साथ लगाया। उसकी हालत नहायत खराब हो रही थी। आंखें बेतहाशा रोने के बाद सूज चुकी थीं। वो ऐसे बच्चे की मानद लग रही थी जिसका पसंदीदा खिलौना उसकी अपनी गलती से टूट गया था। जीनत मुसलसल उसके कंधे को सहला रही थी। आज से पहले वो जब तक इस सिस्टम को जान नहीं पाई थी, तो यही जीनत आरा उसे सिस्टम का सबसे नाकारा हिस्सा लगती थी। और जब वो इस सिस्टम को समझ चुकी थी, तो जीनत आरा ही सबसे करामद हिस्सा लग रही थी। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा तभी मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम इस जगह के लिए मिसफिट हो। तुम बहुत मासूम हो और किसी कदर अहमक भी। बहुत सी बातें जो खुद ब खुद समझ में आने लगती हैं, वही बातें तुम्हारी समझ में ही नहीं आ रही थी। तुम अच्छे घर की लड़की हो। कोई माशी मजबूरी भी लाहक नहीं। इसलिए जब तुम जॉब छोड़कर नहीं गई तो मुझे तुम पर गुस्सा आने लगा और साथ साथ तजस्सुस भी। मेरा ख्याल था कि तुम लड़कियों की इस किस्म में से हो जो एडवेंचर और थ्रिल में इस फील्ड को ज्वाइन करती हैं। तुम्हें याद है मैंने तुम्हारी एक बेजरर सी गलती पर तुम्हें वार्ड में सबके सामने डांटा था। मेरा मकसद तुम्हें जल्द बर्दाश्त करना था, ताकि तुम खाइफ होकर वापस चली जाओ। मगर तुम नहीं गई। वो उसे अरबा से आगाह कर देना चाहती थी। उसके बाद तुम्हारी आंखों में रोज़ बरोज़ मेरे लिए नफरत बढ़ने लगी। इसकी वजह भी मुझे बहुत जल्द समझ आ गई। तुम्हारी निकट से दोस्ती हो चुकी थी। वो सर्जन मुर्तज़ा की मंजूर नज़र थी और वार्ड मैट्रन की यही थी। उसने दोनों तरफ अजी खासी पीआर बना रखी थी। वो बहुत इब्तिदा से नई नर्सिस को मेरे और उन बहुत से दूसरे लोगों के खिलाफ बहका दिया करती थी, जो उन्हें गलत रास्तों पर ना चलने की ताकीद करते थे। फिर मैं खुद ही तुम्हारे सामने से हट गई, क्योंकि अगर मैट्रन को पता चल जाता कि मैं शर फैला रही हूँ, तो वो मेरी नौकरी की दुश्मन हो जाती। मैं इस नौकरी के बगैर कुछ भी नहीं हूँ मरियम। मेरी बच्ची की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। ऐसी सूरत हाल में मैं लड़कियों को नसीहत ज़रूर कर सकती हूँ, मगर इसके अलावा उनकी कोई मदद नहीं कर सकती। उनकी आखिरी बात पर मरियम ने चौंक कर उनकी शक्ल देखी। उसका आखिरी तिनका भी डूबता दिखाई दे रहा था। यहाँ और भी बहुत से अच्छे लोग हैं। सिस्टम मुकम्मल तौर पर नकारा नहीं हुआ अभी। मगर तुम्हारा केस कुछ मुख्तलिफ है। तुम बहुत बुरी तरह फंस चुकी हो। लड़ाई दरअसल अब मैट्रन और सर्जन मुर्तज़ा के दरमियान है। वो दोनों अपने अपने मकसद के लिए तुम्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं। सर्जन मुर्तज़ा तरक्की चाहता है, जबकि मैट्रन क्वार्टर मिशन का डर है। उससे कुछ गलतियां हुई हैं जिनकी पादाश में उसे कभी भी निकाला जा सकता है। वो दोनों अब इसीलिए इन हथकंडों पर उतर आए हैं। तुम किसी से जाकर शिकायत करोगी तो तुम्हारी बदनामी का ज्यादा डर है। मैट्रन को तो मैं भी संभाल सकती हूँ, मगर सर्जन मुर्तज़ा तो बहुत आफत शय है। उसके तो बीवी बच्चे भी उसके साथ नहीं रहते कि उनसे जाकर बात कर ली जाए। जीना तारा खुद भी इस उलझन की सुलझन ढूंढने में नाकाम हो गई थी। मगर मरीम की आखिरी बात पर कदरे चौंकी। उसके जहन में इस मसले का हल्का सा हल नजर तो आया था। आइन मुर्तज़ा लड़की थी और उसके मसले को बखूबी समझ सकती थी।
तो इसी पॉइंट पे आज के एपिसोड को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आखिरी हिस्सा इस स्टोरी का आखिरी हिस्सा होगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। अगर अभी तक की स्टोरी आपको पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा भी अगर आप लोगों के पास कोई नॉवल रिकमेंडेशंस हैं तो उनका भी मुझे कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह आइंदा मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।